नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने जीबी पंत अस्पताल में नई और आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का उद्घाटन किया। इस अवसर पर अस्पताल में स्थापित सीटी स्कैन सुविधा, न्यूरो कैथ लैब और न्यूरो आईसीयू को जनता के लाभ के लिए औपचारिक रूप से चालू किया गया। इन सुविधाओं के शुरू होने से जटिल न्यूरोलॉजिकल मामलों को त्वरित निदान और उपचार संभव हो पाएगा। मुख्यमंत्री और मंत्री ने कहा कि यह कदम अस्पताल की सेवाओं को और उन्नत बनाएगा और दिल्ली के नागरिकों को उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराएगा। इस अवसर पर स्वास्थ्य क्षेत्र में आधुनिक तकनीक और बेहतर चिकित्सा प्रबंधन पर भी जोर दिया गया। तो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने जानकारी दी कि जीबी पंत अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। उन्होंने बताया कि अस्पताल को न्यूरो आईसीयू अब आधुनिक उपकरणों और तकनीक से अपग्रेड कर दिया गया है, जिससे मरीजों को बेहतर और तेज उपचार मिल सकेगा। इसके साथ ही अस्पताल में न्यूरो कैथ लैब का उद्घाटन किया गया है, जो जटिल न्यूरोलॉजिकल प्रक्रियाओं में मदद करेगी। मंत्री ने यह भी बताया कि अब अस्पताल में सिटी स्कैन की सुविधा भी उपलब्ध है, जिससे मरीजों की त्वरित जांच और निदान संभव होगा। पंकज सिंह ने कहा कि इन सुधारों से दिल्ली की जनता को स्वास्थ्य सेवाओं में उल्लेखनीय लाभ मिलेगा और भविष्य में ये शहर स्वास्थ्य क्षेत्र में एक नई क्रांति की दिशा में आगे बढ़ेगा। जीबी पंत में हमने न्यूरो आईसीयू को अपग्रेड किया, लेटेस्ट अपग्रेड किया, क्योंकि वहाँ पुरानी मशीनें थी, लोग को उसकी फैसिलिटी मिले। साथ में हमने न्यूरो कैथ लैब को चालू किया, जिससे आम जनता को उसका लाभ मिले। जो एक न्यूरो डिवीजन के लिए अलग से कैथ लैब हमने चालू किया है। साथ में हमने जो सीटी स्कैन लेकर आए हैं, वो माइन्यूट चीजों को भी पकड़ लेगा और वो नॉर्थ इंडिया में कहीं भी नहीं लगा हुआ है। इससे फायदा ये होना है कि स्वास्थ्य व्यवस्था, खासकर न्यूरो डिपार्टमेंट को अपग्रेडेशन से दिल्ली की जनता को बहुत लाभ मिलने वाला है। जो विश्वास हमारे मेरे प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने जो दिल्ली की जनता को दिया था, हम उसकी ओर एक कदम और आगे बढ़े हैं और आने वाले दिनों में दिल्ली में बहुत सी हेल्थ की क्रांति आने वाली है। एमआरआई लगाने वाले हम लोग, सीटी स्कैन लगाने वाले हैं, वो बहुत जल्दी आपके बीच में लेकर आएंगे। उधर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में आज तेजस्वी यादव पेश हुए। ये पेशी लैंड फॉर जॉब मामले से संबंधित थी, जिसमें उन पर कुछ गंभीर आरोप लगाए गए। कोर्ट में उपस्थित होकर तेजस्वी यादव ने सभी आरोपों का खंडन किया और स्पष्ट किया कि वो अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों का सामना करेंगे। उन्होंने कहा कि वो कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करते हुए पूरे मामले में अपनी दलीलें पेश करेंगे और किसी भी तरह के दुरुपयोग या गलतफहमी को मंच पर साबित करेंगे। इस मौके पर उनकी मौजूदगी ने मामला राजनीतिक और कानूनी रूप से सुर्खियों में बना दिया है। वहीं गुरुग्राम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री कप 2026 के भव्य उद्घाटन समारोह में भाग लिया। इस मौके पर खेल प्रेमियों और पदाधिकारियों की बड़ी संख्या मौजूद थी। मुख्यमंत्री ने समारोह में उपस्थित खिलाड़ियों और अधिकारियों का उत्साहवर्धन किया और प्रतियोगिता के महत्व पर प्रकाश भी डाला। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन खेलों को बढ़ावा देने के साथ साथ युवाओं में प्रतिभा और प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करते हैं। समारोह में खेल संबंधित कार्यक्रमों और स्वागत समारोह का भी आयोजन किया गया, जिससे वातावरण पूरी तरह उत्साह और उमंग से भर गया। वहीं फरीदाबाद की निमका जेल में बंद आतंकवादी अब्दुल रहमान की जेल में ही सिर में गंभीर चोट लगने से हत्या कर दी गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हत्या में जेल में बंद अरुण चौधरी नामक कैदी पर संदेह किया जा रहा है, जिसे हाल ही में जम्मू कश्मीर से निमका जेल स्थानांतरित किया गया था। आरोप है कि हत्या के लिए नुकीली वस्तु का इस्तेमाल किया गया। 20 वर्षीय अब्दुल रहमान को 2 मार्च 2025 को पाली गांव के पास 2 हैंड ग्रेनेड के साथ गिरफ्तार किया गया था। उस पर आरोप था कि वो अयोध्या में दहशत फैलाने की साजिश रच रहा था। अब्दुल रहमान उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर का निवासी था और उसे आतंकी गतिविधियों में संलिप्त होने के आरोप में जेल में रखा गया था। यह घटना जेल की सुरक्षा और कैदियों के बीच बढ़ते तनाव पर गंभीर सवाल खड़े करती है। पुलिस और जेल प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और घटना की पूर्ण तहकीकात में जुट गए हैं। अरुण चौधरी पर संदेह व्यक्त किया जा रहा है। बता दें कि फरीदाबाद में जेल सुरक्षा और कैदियों के तनाव पर सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि नीमका जेल में अब्दुल रहमान की हत्या कर दी गई। हत्या में अरुण चौधरी पर संदेह व्यक्त किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि सिर पर लगी गंभीर चोट के चलते अब्दुल रहमान की मौत हुई और उसके बाद अब हत्या की आशंकाएं जताई जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि हत्या में अरुण चौधरी शामिल हो सकता है, जिसको लेकर अब जांच पड़ताल की जा रही है। बताया जा रहा है कि अब्दुल रहमान की हत्या करने की साजिश रची गई और किसी नुकीली चीज़ से उस पर वार किया गया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई।
उधर दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने विधायक कुलदीप सेंगर की जमानत याचिका पर बड़ा फैसला सुनाया। उच्चतम न्यायालय ने उनकी जमानत याचिका को खारिज करते हुए उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया। इससे साफ हो गया कि कुलदीप सेंगर को अभी भी न्यायिक हिरासत में रहना होगा और उनके खिलाफ चल रही कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी। ये फैसला उनकी राजनीतिक और कानूनी स्थिति पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है और आगे की सुनवाई के दौरान भी ये मामला सुर्खियों में बना रहेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने सेंगर की जमानत याचिका खारिज कर दी है। सेंगर को अभी भी न्यायिक हिरासत में रहना होगा। कानूनी प्रक्रिया उनके खिलाफ अब भी जारी रहने वाली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा फैसला यहाँ पर लिया है और उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। बता दें कि सेंगर मामला हाई कोर्ट में है और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का साफ तौर पर यह कहना था कि हाई कोर्ट में ही इस मामले को लेकर सुनवाई होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है और कानूनी प्रक्रिया अब उनके खिलाफ अब भी जारी रहेगी। वहीं हापुड़ के हाफिजपुर इलाके के उबारपुर गांव में क्रिकेट खेलते समय दो समूहों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि मामला हिंसक रूप ले लिया। विवाद के दौरान दोनों पक्षों ने जमकर लाठी डंडे और ईंट पत्थर का इस्तेमाल भी किया, जिससे झगड़े में 4 लोग घायल हो गए। घायल लोगों को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। घटना के बाद पुलिस ने 10 नामजद और कई अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और सभी आरोपियों की तलाश में जुट गई है। घटना ने इलाके में भय और तनाव का माहौल पैदा कर दिया है और पुलिस पूरे क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाकर स्थिति को नियंत्रण में रखने की कोशिश कर रही है। वहीं मुजफ्फरनगर के तितावी थाना क्षेत्र में अलीपुर खुर्द इलाके में पुलिस ने मुर्गों की लड़ाई पर सट्टा खेल रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की और मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर छापेमारी के दौरान इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मौके से करीब 11 मोटरसाइकिल और एक ई-रिक्शा भी जब्त किया है, जिनका सट्टा खेलने में इस्तेमाल किया जा रहा था। हालांकि इस दौरान सभी आरोपी मौके से फरार हो गए, लेकिन पुलिस ने बाइकों के नंबर रिकॉर्ड कर आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। जांच में पुलिस हर संभव प्रयास कर रही है ताकि सभी आरोपियों को जल्द पकड़कर कानून के तहत कार्रवाई की जा सके। पूरे क्षेत्र में इस छापेमारी ने तनाव और चर्चा का माहौल पैदा कर दिया है। वहीं नोएडा के सेक्टर 58 थाना क्षेत्र में सेक्टर 62 के पास सोमवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से एक डिलीवरी बॉय की मौत हो गई। मृतक अपने डिलीवरी के काम में व्यस्त था और घटना के समय ब्लैंकेट की डिलीवरी कर रहा था। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि डिलीवरी बॉय को गंभीर चोटें लगी और वो लहूलुहान हो गया। इसके अलावा उसकी स्कूटी भी दुर्घटना में काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गई। मौके पर पहुंचे लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने कार को जब्त करते हुए चालक को हिरासत में ले लिया। घायल युवक को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है और मृतक की पहचान और दुर्घटना के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। उधर नोएडा के सेक्टर 5 स्थित बारात घर में सैकड़ों किसान एकत्रित हुए, जहां भारतीय किसान परिषद किसान यूनियन के अध्यक्ष सुखबीर खलीफा के नेतृत्व में किसानों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का मुख्य कारण शहर के डूब क्षेत्र में लाखों परिवारों के बिजली कनेक्शन की समस्या है। कई सालों से बिजली कनेक्शन नहीं मिलने के कारण ग्रामीण और स्थानीय निवासी काफ़ी परेशान हैं। उन्होंने कहा कि मूलभूत सुविधा न मिलने से उनके जीवन पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है और इस स्थिति को लेकर आज किसान और स्थानीय निवासी सेक्टर 16 के बिजली घर का घेराव करने की योजना बना रहे हैं। नोएडा के डूब क्षेत्र में लगभग 2 लाख कामगार वर्ग के लोग बिजली और पानी जैसी आवश्यक सुविधाओं की मांग कर रहे हैं और प्रशासन से शीघ्र समाधान की अपेक्षा रखते हैं। वहीं गाजियाबाद के ग्राम कनावनी में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह पहुंचे और ग्रामीणों से सीधे संवाद किया। इस दौरान उन्होंने संगठन विस्तार के साथ साथ गाँव में लगातार फैल रहे अवैध डंपिंग ग्राउंड के गंभीर मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने बताया कि डंपिंग ग्राउंड का क्षेत्र धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, जिससे ग्रामीणों को स्वास्थ्य और पर्यावरण संबंधी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। भानु प्रताप सिंह ने चेतावनी दी कि अगर प्रशासन समय रहते डंपिंग ग्राउंड को हटाने के लिए कदम नहीं उठाता तो यूनियन बड़ा आंदोलन करेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ग्रामीणों के जीवन और पर्यावरण से खिलवाड़ किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जिलाधिकारी व पुलिस कमिश्नर को डंपिंग ग्राउंड को तत्काल हटाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने इस मौके पर ग्राम के विकास कार्यों और ग्रामीणों की अन्य समस्याओं पर भी विस्तार से चर्चा की। कार्यक्रम में ग्राम कनावनी के कई गणमान्य लोग मौजूद थे, जिनमें सतीश नागर, श्रीचंद नागर, कैलाश नागर, प्रकाश नागर, संजीत नागर, ऋषि प्रधान, हेमचंद नागर, श्रीपाल नागर, रामवीर नागर, ईश्वर नागर, फतेह सिंह नागर, अंकित नागर और प्रीतम बंसल शामिल थे। तो ग्रामीणों ने भी एकजुट होकर डंपिंग ग्राउंड हटाने की मांग को जोरदार तरीके से उठाया और भारतीय किसान यूनियन के समर्थन में अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए ग्रामीण नजर आए। तो ग्राम के विकास और अन्य समस्याओं पर भी चर्चा यहाँ पर की गई और भानु प्रताप सिंह ने कनावनी गांव पहुंचकर ग्रामीणों से ये संवाद किया।
आज हमारे भानु प्रताप जी हमारे घर आए थे और जो मेन मुद्दा था वो डंपिंग ग्राउंड का मुद्दा था कि जो डंपिंग ग्राउंड जो जीडी जमीन दे रहा 8,000 मीटर, हम उसका विरोध कर रहे हैं, सारे गांव वासी भी और कॉलोनी वासी भी। अभी किस तरीके से बातें हुई है अध्यक्ष जी से और क्या कुछ कहना था उनका? अध्यक्ष जी ने कह दिया कि आप लोग जो ना डीएम साहब को और कमिश्नर साहब को जो ना विज्ञापन दो, और विज्ञापन देने के बाद में जो ना वही जरूरत पड़ेगी तो मैं भी साथ चलूंगा आपके, और मैं इसमें जो ना बिल्कुल भी डंपिंग ग्राउंड नहीं बनने देंगे, आपके गांव के साथ हूँ बिल्कुल तन धन से, और जैसे अगर संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा तो हम लड़ेंगे साथ में। मैं इस गांव में पहुंचा हूं और इस गांव के सारे लोग अब मेरे पदाधिकारी हैं, सदस्य हैं। ये जो डंपिंग ग्राउंड, जो गंदगी का अड्डा इस गांव में बनाया जा रहा है, मैं माननीय जिलाधिकारी महोदय और पुलिस कमिश्नर साहब को ये आगाह करा रहा हूं कि जिन्होंने इस यहाँ डंपिंग ग्राउंड बनाने का आदेश दिया है उनको कह दें कि इस गांव के अंदर डंपिंग ग्राउंड नहीं बनेगा। क्यों कि यहाँ हम गंदगी करके अपने गांव के सभी बच्चे बच्चियों, माता बहनों, बहन बेटियों को बीमार करना नहीं चाहेंगे। यहाँ से एक डंपिंग ग्राउंड 3 किलोमीटर पे है, जब हवा चलती है तो उसकी बदबू से या तबीयत खराब हो जाती है, तो घर में डंपिंग ग्राउंड कैसे बन जाने देंगे? आज हमारे भानु प्रताप जी हमारे घर आए थे। उधर गाजियाबाद के बुलंदशहर रोड स्थित औद्योगिक क्षेत्र में अवैध पार्किंग और अतिक्रमण को लेकर उद्योगपतियों का रोष खुले रूप से सामने आया। बड़ी संख्या में उद्यमियों ने आज शांतिपूर्ण विरोध मार्च निकाला, जिसमें उन्होंने सड़कों पर अपनी नाराजगी व्यक्त की। उद्योग क्षेत्र के जनरल सेक्रेटरी संजीव सचदेव ने बताया कि समस्या के कारण कर्मचारियों और उद्यमियों को रोजमर्रा के कामकाज में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विशेष रूप से महिला कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं व्यक्त की गई, क्योंकि असामाजिक तत्वों की गतिविधियों के चलते कई महिलाएं अपने काम से हाथ धो बैठ रही हैं। उद्योगपतियों ने बताया कि ये समस्या पिछले 20 से 25 वर्षों से चली आ रही है और कई बार शिकायतों के बावजूद प्रशासन ने ठोस कदम नहीं उठाए हैं। उनका कहना था कि अगर स्थिति में सुधार नहीं किया गया तो कर्मचारियों और व्यवसायों को और नुकसान होगा। विरोध मार्च में शामिल उद्यमियों ने प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग की और क्षेत्र में सुरक्षित और व्यवस्थित कार्य वातावरण सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। उधर नोएडा के डूब क्षेत्रों में रहने वाले सैकड़ों परिवार बिजली कनेक्शन की सुविधा की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए और जोरदार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व भारतीय किसान परिषद ने किया, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखबीर पहलवान और बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए। किसानों ने बिजली कनेक्शन न मिलने से हो रही परेशानियों को लेकर मुख्य अधिशासी अभियंता कार्यालय का घेराव किया और बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान पुलिस का भारी फोर्स भी देखने को मिली और स्थिति पर नियंत्रण रखने के लिए भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई थी। किसानों ने बिजली विभाग की उपेक्षा पर गंभीर आरोप लगाते हुए अधिकारियों को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। ये धरना प्रदर्शन नोएडा फेज 1 थाना क्षेत्र के सेक्टर 16 में स्थित बिजली दफ्तर के सामने अनिश्चितकालीन रूप से चला। डूब क्षेत्र के लोग वर्षों से बिजली कनेक्शन की सुविधा पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और उनका कहना था कि विभाग की लगातार अनदेखी के कारण उन्हें जीवन यापन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शन ने क्षेत्र में प्रशासन और बिजली विभाग के प्रति आक्रोश और गंभीर चिंता का संदेश दिया। बिजली और पानी पुस्ता पार के 2.5 लाख लोग लगभग 15 साल से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वो उन्हें भी अपने बच्चों को आगे बढ़ाने का, पढ़ाने का अधिकार भैया। ये धर्म नहीं है किसी के घरों में जो है लाइट जले और किसी घरों में अंधेरा रहे। ये तो प्रधानमंत्री की योजना भी है भाई, और प्रधानमंत्री की योजना को आप लागू नहीं कर रहे। पुस्ता पार के लोग जब तक लाइट और पानी नहीं मिलेगा, विद्युत विभाग पर आज से हमारा अनिश्चितकालीन धरना। निश्चित तौर पर भारतीय किसान परिषद अपना हक लिए बगैर पीछे हटने वाली नहीं है। बिजली और वहीं मुजफ्फरनगर में राष्ट्रीय त्यागी भूमिहार ब्राह्मण समाज समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष मांगेराम त्यागी के नेतृत्व में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के बाहर जोरदार धरना प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन का मुख्य कारण 15 वर्षों से संविदा कर्मचारी के रूप में कार्यरत विकास कुमार त्यागी की संविदा समाप्त करना था। इससे पहले भी विकास त्यागी और मांगेराम त्यागी ने मीडिया सेंटर में प्रेस वार्ता कर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संदीप कुमार पर गंभीर आरोप लगाए थे और कर्मचारियों के साथ कथित उत्पीड़न की बात कही थी। मांगेराम त्यागी ने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपते हुए चेतावनी दी कि अगर समस्या का समाधान नहीं किया गया तो 25 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी के जिला मुख्यालय पर बड़ी संख्या में पहुंचकर हवन यज्ञ आयोजित किया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया
कि बीएसए संदीप कुमार अपने कर्मचारियों के खिलाफ गलत रेट लिस्ट तैयार रखते हैं और उनके विरोधियों को परेशान करते हैं। इससे पहले भी कार्यालय में धरना प्रदर्शन का मामला सामने आया था, जिसके बाद बुढ़ाना के पूर्व विधायक उमेश मलिक और बीएसए के बीच हॉट टॉक वीडियो वायरल हुआ था। मांगेराम त्यागी ने स्पष्ट किया कि संविदा कर्मचारी विकास त्यागी को तुरंत नौकरी पर बहाल किया जाए और उन पर लगाए गए सभी आरोप वापस ले लिए जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि बीएसए को उत्तर प्रदेश सरकार से ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर का समर्थन प्राप्त है, लेकिन अगर अधिकारियों का यही रवैया जारी रहा तो मुजफ्फरनगर में मंत्री की स्थिति पर भी असर पड़ सकता है। प्रदर्शन में समाज के कई गणमान्य लोग मौजूद थे और उन्होंने कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुटता दिखाई। पहले तो मैं आपके चैनलों का धन्यवाद कर रहा हूँ। आज यहाँ हमको बीएसए ने बैठाए हैं, जनपद मुजफ्फरनगर बीएसए। इसने यो आतंक यहाँ बिछा रखा है भ्रष्टाचारी का, और भाजपा के पूर्व विधायकों को भी वहां जाना पड़ रहा है, उनके भी काम नहीं हो रहे। विकास त्यागी 16 सालों से यहाँ सर्विस कर रहा था, संविदा कर्मी, भी मिलते होंगे 20-25 हजार रुपए, और इनसे ज्यादा काम खींच रहा है। इसे मिलते होंगे 1.5 लाख रुपए। उसको इसने नौकरी से निकाल दिया, जबकि अधिकार केवल जिलाधिकारी महोदय को है। जिलाधिकारी महोदय ने 3 लेटर दिए, कमिश्नर ने 3 लेटर दिए इसको, विकास को नहीं निकालना। 2 कैबिनेट मंत्रियों ने इसको फोन कर दिया, उसके बावजूद भी अभी 6 दिन पहले इसने उसको निकाला और ताला तोड़ा इसके कमरे का, ताला तोड़कर सामान सारे कंप्यूटर फिर ऊपर तक रिपोर्ट कर दी सिविल लाइन थाने में। सिविल लाइन पुलिस गई 3 दिन पहले, 12-14 जवान ऊपर ऐसे चढ़ गए जैसा यहाँ आतंकवादी छिप रहा हो, और उन्होंने वहां पूरी अभद्रता करी है। भाई एक तो उन पुलिस वालों से पूछो कि आतंकवादी छिप रहा था, निकल गया नहीं, वहां तक मिल गया नहीं, और इसको वापस नौकरी पर लगा जा, और हम तो कह रहे बीएससी में नौकरी कर रहे। भाई आपने फीसीएस कर रखी है, आप भी नौकरी कर रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चों क्यों निकाल ले? तुम भी कहीं ना कहीं हमारे परिवार से होगे भाई, भले आदमी, क्यों तुमने आतंक डाल रखा? और मैं यहाँ की सरकार को चेतावनी दे रहा, जो अधिकारी आप लोगों की नहीं सुन रहे, माननीय योगी जी, यहाँ विधायक रो रहे, यहाँ मंत्री रो रहे, और कोई अधिकारी सुनने वाला ही, अधिकारी इलाज करेंगे, सब जनता जो नुकायरी भाई अब का तो बहुत हेली, और भाजपा को हरा लो। वहीं मुजफ्फरनगर में आज फेडरेशन के पदाधिकारियों ने 3 दिन पहले हुई एक गंभीर घटना के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक से विशेष मुलाकात की। जानकारी के अनुसार फेडरेशन के सदस्य अंशुल सिंगल और दीपक जैन की तिरुपति इंटरप्राइजेस फैक्ट्री में कुछ असामाजिक तत्वों ने जबरन घुसकर पथराव किया और फैक्ट्री बंद करने की धमकी दी। इस घटना ने कर्मचारियों और मालिकों में भय और असुरक्षा का माहौल पैदा कर दिया। मुलाकात में फेडरेशन के उपाध्यक्ष राकेश जैन, सचिव अभिषेक अग्रवाल, सह सचिव आशीष गर्ग और अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। उन्होंने जिला मजिस्ट्रेट को बताया कि इस तरह के उत्पीड़न के कारण उद्योग चलाना मुश्किल हो गया है और सुरक्षा सुनिश्चित किए बिना कारोबार करना चुनौतीपूर्ण हो गया है। जिला मजिस्ट्रेट ने इस मामले में उचित और शीघ्र कार्रवाई का भरोसा दिलाया। इसके बाद पदाधिकारियों ने पुलिस अधीक्षक से भी मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा और शहर कोतवाली में तहरीर दर्ज कराई। फेडरेशन ने इस निंदनीय घटना की कड़ी निंदा की और स्पष्ट किया कि किसी भी व्यापारी या उद्योगपति को इस प्रकार उत्पीड़ित नहीं किया जाएगा, और उन्होंने ये भी जोर देकर कहा कि फेडरेशन अपने प्रत्येक सदस्य के साथ पूरी मजबूती से खड़ा है और सदस्यों की सुरक्षा और हितों के लिए रक्षा के लिए भी एकजुट है। फेडरेशन ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज का सेक्रेटरी हूँ। कप्तान साहब से मिलने आए हैं, क्या है पूरा मामला? हमारे मेंबर हैं जो अंशुल जैन जी, सिंगल जी, इनकी तिरुपति एंटरप्राइजेस से एक फर्म चलाते हैं, जिसमें कुछ असामाजिक तत्वों ने पत्थरबाजी करके अंदर फैक्ट्री में जबरन घुसकर थोड़ा सा परेशान किया है और धमकी दी है कि हम आपको फैक्ट्री नहीं चलाने देंगे। उसके संबंध में हम कहने आए थे कि जी ऐसे इस तरह से जो भी आपका डिपार्टमेंट है वो इस पे कार्रवाई करे, बाहर के लोग ना करें। क्या कारण है कि मतलब फैक्ट्री बंद क्यों कराना चाहते हैं? उनके अलग कारण है, पोल्यूशन के कारण है, लेकिन हम पे सब एनओसी है। फैक्ट्री बोल रही है कि हम सब विधि विधान पूर्वक चला रहे हैं। हमारा भी सर से यही कहना है, सर आप अपने हिसाब से चेक कराइए, कोई कमी हमारे ऊपर है तो हमें बताइए, नहीं तो इस तरह से असामाजिक तत्वों का हमारी फैक्ट्री में भय का माहौल बन रहा है। इससे इंडस्ट्रीज परेशान है भय के माहौल में। बस हम वो सुरक्षा चाहते हैं, इनसे वही करने के लिए बात आए हैं। जो वहाँ के निवासी हैं, कैंसर पीड़ित हैं, सर देखिए, धुआं जब एनओसी सब चीजें हैं, कैंसर के और भी बहुत चीजें हो सकती है। क्या लोग आदमी सिगरेट पीता है उससे होती है, और बहुत चीजें होती है। केवल एक उद्योग को लेके और उसके ऊपर धमकियां देना वो गलत है। हमारा बस इतना कहना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रायगढ़ के कारी छापर क्षेत्र में कोयले की मिलावट का बड़ा घोटाला सामने आया। जानकारी के अनुसार यहां डस्ट मिलाकर कोयले में मिलावट की जा रही थी और इसे एनटीपीसी को सप्लाई भी किया जा रहा है। हर दिन सैकड़ों
ट्रेलरों के माध्यम से मिलावटी कोयला प्लांटों तक पहुंचाया जा रहा है और मिलावट की प्रक्रिया में अधिकारियों की मिलीभगत की भी आशंका जताई जा रही है, जिससे करोड़ों रुपए का कोयला हेराफेरी का खेल चल रहा है। अनुमानित तौर पर यह मामला लगभग 100 करोड़ रुपए के कोयले से जुड़ा हुआ है। मिलावट के बाद बदला हुआ कोयला रायगढ़ के विभिन्न प्लांटों में और घरघोड़ा के वाशरी में भेजा जा रहा है। इस पूरे घोटाले से न केवल वित्तीय नुकसान हो रहा है, बल्कि ऊर्जा उत्पादन की गुणवत्ता और विश्वसनीयता पर भी गंभीर असर पड़ रहा है। तो एनटीपीसी को भी ये मिलावटी कोयला सप्लाई किया जा रहा है और ट्रेलरों से मिलावटी कोयले को पहुंचाया जा रहा है। तो कोयले की मिलावट का बड़ा घोटाला सामने आया है। रायगढ़ से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर कोयले में मिलावट की जा रही थी और ट्रेलरों से मिलावटी कोयले को अलग अलग जगहों पर पहुंचाया जा रहा था। तो बताया जा रहा है कि एनटीपीसी को भी ये कोयला सप्लाई किया जा रहा था। तो रायगढ़ के कारी छापर क्षेत्र में ये कोयले की मिलावट का बड़ा घोटाला सामने आया है और बताया जा रहा है कि डस्ट मिलाकर कोयले में मिलावट की जा रही थी और इसे एनटीपीसी को भी सप्लाई किया जाता है। हर दिन सैकड़ों ट्रेलरों के माध्यम से मिलावटी कोयला प्लांटों तक पहुंचाया जाता है। मिलावट की प्रक्रिया में अधिकारियों की मिलीभगत की भी आशंका जताई जा रही है, जिससे करोड़ों रुपए का कोयला हेराफेरी का खेल चल रहा है। तो अनुमानित तौर पर यह मामला लगभग 100 करोड़ रुपए के कोयले से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है और मिलावट के बाद बदला हुआ कोयला रायगढ़ के विभिन्न प्लांट्स में घरघोड़ा के वाशरी तक भेजा जा रहा है। और इस पूरे घोटाले से न केवल वित्तीय नुकसान हो रहा है, बल्कि ऊर्जा उत्पादन की गुणवत्ता और विश्वसनीयता पर भी गंभीर असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।